नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार एसएसटी का टीचर आपका डी.एड का। और सेकंड सेमेस्टर का इस समय आपका दिल्ली सल्तनत का जो पोर्शन था वो मैंने आपको करा दिया था। और दिल्ली सल्तनत में जो अभी तक आपको पढ़ाया, जैसे आपका गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश, ये लगभग 5 वंश हैं और 5 राजवंशों के बारे में मैंने आपको बताया था इसमें, और कौन कौन इसके शासक हुए और महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां और उनके आक्रमण के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो आपका पोर्शन है इसमें वो ख़त्म हो गया और दिल्ली सल्तनत में अब आपका शासन और प्रशासन रह गया है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का कार्य कर रहे हैं। अभी वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन सबसे पहले आता है। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का अगर वर्णन किया जाए तो सबसे ऊपर क्या आएगा? केंद्रीय प्रशासन आएगा, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन आएगा, उसके बाद स्थानीय शासन आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च सुल्तान होता था। सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे सर्वा कह सकते हो राजा होता था, जिसको सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान सिद्धांत में यह राज्य व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। वह धर्म ग्रंथों में नियमों के अनुसार अर्थात नियमों के अनुसार या अपने धार्मिक जो ग्रंथ थे शरीयत के अनुसार शासन किया करता था। कुरान के बाद हदीस के बाद शरीयत में जो नियम और कानून बनाए हैं शासन प्रशासन के लिए, उनके अनुसार वो शासन किया करता था। अब दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए शरीयत के अनुसार होता था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत में एक विशेषता मैंने बताई थी, दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह होता था वो अपने आप को बादशाह नहीं कहता था, सुल्तान के रूप में संबोधित कराता था। उसका रीज़न ये था, मेन कारण ये था कि उस समय जो इस्लाम जगत का खलीफा था वो तुर्की में या तुर्की में और मिस्र में, इन क्षेत्रों के खलीफा थे। और उस समय बगदाद का जो खलीफा था उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता था और बगदाद के खलीफा से ये लोग खिल्लत प्राप्त करते थे, अर्थात कह सकते हो सनद प्राप्त करते थे। और उसी सनद के माध्यम से ये उसको खलीफा का अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हुए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के नाम पर भारत में शासन व्यवस्था देखते थे, अर्थात भारत में अपना शासन प्रशासन चलाते थे। हाँ, ये बेसिक रूप से स्वतंत्र थे सभी कार्य करने के लिए, लेकिन नाम मात्र के लिए अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि बनाते थे, खलीफा का प्रतिनिधि बताते थे। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, मैंने बताया कौन होता था? सुल्तान होता था। उसके बाद अगर बात की जाए तो वजीर होता था, और वजीर की हैसियत आज के प्रधानमंत्री की तरह होती थी। जैसे राष्ट्रपति के बाद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो हैसियत थी वो उस समय वजीर की हैसियत होती थी, और उसका विभाग दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दीवाने वजारत के नाम से इस विभाग को जाना जाता था। वह प्रशासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता था तथा सुल्तान के कार्यों में सहायता प्रदान करता था। सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद किसका होता था? वजीर का होता था दिल्ली सल्तनत में। और वजीर का जो विभाग होता था वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता था, उसको दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। यह विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था यह विभाग। इसके अतिरिक्त सुल्तान के जो विशेष कार्य होते थे उनमें सहायता भी किया करता था। इसके बाद एक विभाग और भी था जिसका नाम था आरिजे मुबालिक। आरिजे मुबालिक ये सैन्य विभाग था, यह सेना से संबंधित होता था। इसमें सेना की भर्ती की जाती थी, और सेना किस प्रकार की सेना है, पैदल सेना, हस्ती सेना या घुड़सवारी सेना, इसको किस भाग में कैसे कैसे डिवाइड करना है, इनका वेतन कैसा है, कौन कितने घोड़े रख सकता है, ये सब सैन्य विभाग के अंतर्गत आता था। कौन से सैनिक मतलब परमानेंट हैं और कौन से सैनिक इमरजेंसी में बुला लिए जाते हैं मतलब वेतनभोगी हैं, और कौन से सैनिक इक्तेदार हैं, ये सब सैन्य विभाग का कार्य होता था, अर्थात दीवाने आरिज। इस विभाग का जो नाम था दीवाने आरिज, ये सभी काम देखता था। और इस विभाग को क्या कहते थे? आरिजे मुबालिक।
आरजे मवालिक किस काम से संबंधित था? आरजे मवालिक आपका सैन्य विभाग से संबंधित होता था। उसके बाद एक नेक्स्ट केंद्रीय विभाग होता था जिसको दीवाने इंसा के नाम से जाना जाता था। दीवाने इंसा क्या था? दीवाने इंसा शाही पत्राचारों का जो लेन देन होता था या आवागमन होता था उनको प्रेषित करने का कार्य, उनको पहुंचाने का कार्य, उनके रख रखाव का कार्य और उनको संबोधित करने का कार्य दीवाने इंसा के द्वारा किया जाता था। राजकीय घोषणाएं या जो भी इससे संबंधित आदेश होते थे वो दीवाने इंसा के अंतर्गत किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट विभाग था दीवाने रसालत। ये दीवाने रसालत जैसा कि शब्द से पता चलता है, दीवाने रसालत ये विदेश विभाग या राज्य से बाहर की सीमाओं के अंतर्गत जो समझौते होते थे, जो संधियां होती थी, उनका कार्य देखता था। इस विभाग को दीवाने रसालत के नाम से जाना जाता था, अर्थात ये विदेश विभाग से संबंधित होता था दीवाने रसालत। इसके बाद एक धार्मिक विभाग होता था जिसको सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। यह धर्म विभाग का धार्मिक कार्यों को देखने वाला, अर्थात शरीयत के अनुसार कानून चल रहा है, शरीयत के अनुसार क्या होना चाहिए, किस शरीयत के अनुसार मुसलमानों को किस प्रकार से रहना चाहिए, शरीयत के अनुसार प्रजा को कैसे रहना चाहिए, ये धार्मिक विभाग से संबंधित था और इसे सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक विभाग था दीवाने कजा। दीवाने कजा या दीवाने काजी भी इसको कहा जाता था। ये दीवाने कजा या दीवाने काजी ये न्याय विभाग से संबंधित होता था। ये न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था जिसको दीवाने कजा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा दीवाने वजारत, छोटा सा एक विभाग वजारत के अंतर्गत ही था। ये राज्य की आय और व्यय को वसूल करने का कार्य करता था। दीवाने वजारत जो इसके अंतर्गत जो वजारत के अंतर्गत होता था, ये छोटा सा एक विभाग था। ये राजस्व में जो राज्य की आय प्राप्त होती थी, इसके अलावा जो व्यय होते थे उनको देख रेख का कार्य दीवाने वजारत के अंतर्गत किया जाता था। तो इसमें केंद्रीय विभाग में आपका सर्वोच्च सुल्तान हो गया। सुल्तान के अलावा वजीर हो गया, प्रधानमंत्री की हैसियत में कार्य करता था। दीवाने आरिज हो गया जो सैन्य विभाग का कार्य किया करता था। दीवाने रसालत हो गया जो विदेशी विभाग से संबंधित था। दीवाने इंसा हो गया जो शाही पत्राचार से संबंधित होता था। और सद्र उस सुदूर हो गया जो धार्मिक कार्यों से संबंधित होता था। दीवाने काजी हो गया जो न्याय विभाग का ही एक अधिकारी होता था। और दीवाने वजारत जो आपकी आय और व्यय से संबंधित लेखाधिकारी या लेखों को देखता था या चेक करता था। ये आपके कुछ केंद्रीय विभाग होते थे। इनके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन का शासन चलाया जाता था, शासन प्रशासन चलाया जाता था केंद्रीय स्तर पर। इसी प्रकार से आपका प्रांतीय स्तर पर भी कुछ शासन हुआ करता था। सल्तनत काल में शासन में संचालन हेतु साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और प्रांतों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। प्रत्येक प्रांत के शासन के लिए एक सूबेदार या प्रांतपति को नियुक्त किया गया था। प्रांतों में सूबेदार के पद पर सुल्तान के जो योग्यता अनुसार व्यक्ति होते थे या सुल्तान का जो खास व्यक्ति होता था या राज परिवार से संबंधित जो व्यक्ति होता था उसी को प्रांतपति बनाया जाता था। लेकिन प्रायः कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि समय समय पर जब भी राज्य की सत्ता कमज़ोर हुई है या राज्य में विद्रोह हुए हैं तो प्रांतपति या सूबेदार ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास भी किया है, अर्थात ये अपने आप को कभी कभी निरंकुश भी कर लिया करते थे। इसी प्रकार जो सूबेदार होता था जो प्रांत का, इसको सिक्के ढालने का भी अधिकार होता था और अपना खुतबा जिसको कहते हैं एक राजकीय आदेश होता है उसको पढ़ाने का भी अधिकार होता था सूबेदार को। वह प्रतिवर्ष निश्चित रकम के रूप में सुल्तान को कर के रूप में निश्चित रकम भेजता था और या उपहार के रूप में युद्ध के समय या आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी सैनिक क्षमता के अनुसार सुल्तान की सहायता किया करता था। इस प्रकार ये प्रांत का जो पदाधिकारी सुल्तान जो सूबेदार होता था उसका पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। इसके बाद प्रांत हो गया। प्रांत के बाद स्थानीय शासन होता था। प्रांतों को सिकों में प्रत्येक सिक्के को सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था और परगनों को गांव में विभक्त किया गया था। अगर प्रांत के बाद नीचे स्तर की बात करें जिसको हम आज के रूप में जिला कहते हैं, तहसील कहते हैं, तहसील के बाद गांव होता है
उसी प्रकार से प्रांत के बाद आपका क्या होता था, प्रांत के बाद सिक होता था। सिक का जो अधिकारी होता था वो सिकदार होता था और इस विभाग को सिकदार सिकदारान के नाम से जाना जाता था। अर्थात जिले का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार होता था और इस विभाग का जो सर्वोच्च चीफ सेक्रेटरी कह सकते हो वो सिकदार सिकदारान कहलाता था। सिकों को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार सिक से नीचे एक इकाई होती थी, उसको सरकार कहा जाता था, कह सकते हो तहसील आपका रहा होगा, उसको सरकार कहते थे। कई सरकारों को मिलाकर मतलब सरकार का जो विभाजन था वो परगनों में था और परगना से जो छोटी इकाई होती थी उसको क्या कहते थे, गांव कहते थे। तो क्या कहते थे, गांव कहते थे। गांव, परगना, परगना के बाद सरकार, सिख और सिख से ऊपर प्रांत और प्रांत से ऊपर राज्य। इस तरीके से केंद्रीय सत्ता का विभाजन होता था। राज्य की अगर आय की हम बात करें तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, किंतु शरीयत के अनुसार प्रजा पर 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। 5 प्रकार के कौन कौन से कर होते थे? उस्र, यह एक प्रकार का भूमि कर था जिसके अनुसार मुसलमानों से भूमि की उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। उस्र एक कर होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था, भूमि की उपज होती थी और टोटल जो उपज होती थी उसका 1/10 भाग लिया जाता था। अर्थात जैसे 10 कुंटल अनाज हुआ है तो उसमें से 1 कुंटल अनाज राज्य का हो गया। इसी प्रकार खराज भी एक प्रकार का कर होता था या भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये 1/2 से 1/3 भाग तक लिया जाता था। अर्थात जो उस्र था वो मुसलमानों से लिया जाता था इसलिए वो कम लिया जाता था 1/10 भाग तक, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे उनसे 1/3 और अर्थात 1/2 तक अर्थात 50% तक कर भी लिया जाता था। इसके अलावा जकात, यह एक धार्मिक कर हुआ करता था जो मुसलमानों को ही देना होता था और ये जो जकात होता था वो प्रत्येक मुसलमान का ये कर्तव्य होता था कि अपने ही दीन भाइयों की मदद करने के लिए वो 2.5% प्रति वर्ष जकात के रूप में राज्य में जमा कराए, ताकि जो दीन मुसलमान हैं, जो दुखी मुसलमान हैं, जो कमज़ोर वर्ग के मुसलमान हैं, उनकी सहायता कर सकें। शरीयत के अनुसार ऐसा नियम था। उसके अलावा एक कर था जिसे खम्स के नाम से जाना जाता था। खम्स क्या था? यह समय समय पर जो युद्ध के दौरान लूटपाट होती थी और लूट में जो सामान प्राप्त होता था वो खम्स के नाम से जाना जाता था। उस पर जो कर लिया जाता था, जैसे लूटपाट के जो सामान हुआ उसका 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता था। शेष 4/5 भाग अर्थात 5 भाग हैं तो उसमें से 4 भाग सैनिकों में बांट देते थे और 1 भाग राज्य की आय के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा एक जजिया कर हुआ करता था। यह कर हिंदुओं पर लगाया जाता था जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे और राज्य की आय में इस कर से पर्याप्त वृद्धि थी। धनिक वर्ग से 48 टंका, मध्यम वर्ग से 24 टंका और साधारण लोगों से 12 टका जजिया के रूप में लिया जाता था। जजिया कैसा कर था? जजिया एक ऐसा कर था तो जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात ज़्यादातर हिंदू वर्ग के लोग थे गैर मुसलमानों में तो उनसे लिया जाता था और जो धनिक वर्ग था अर्थात व्यापारी वर्ग था उससे 48 टका लिया जाता था। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति था उससे 24 टका लिया जाता था और निचले वर्ग का जो व्यक्ति होता था हिंदुओं में उससे 12 टका कर के रूप में वसूल किया जाता था। इन करों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के कर हुआ करते थे, जैसे चरागाह कर, सिंचाई कर, मकान कर, पशु कर, खानों से प्राप्त धन उस पर लगने वाला कर। राजकोष में इसका 1/5 भाग सामान्य तौर पे जमा कराया जाता था। इस प्रकार की आय से पर्याप्त साधन हुआ करते थे और इससे राज्य के जो संसाधन थे या राज्य की जो व्यवस्थाएं थी सुचारू रूप से चलती रहती थी। अब इसके अलावा न्याय विभाग की अगर बात करें तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, लेकिन
न्याय विभाग के लिए भी अलग से विभाग बने हुए थे, जिसे मैंने बताया सदर सुदूर, काजी उल कुजात, काजी उल मवालिक, ये सब न्याय विभाग से संबंधित होते थे। और जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सदर सुदूर के नाम से जाना जाता था, और ये अपराधी को दंड देने की प्रक्रिया, उसको क्षमा करने की प्रक्रिया के बारे में सलाह देता था या उसको दंड भी दे सकता था। ये न्याय विभाग का कार्य होता था। इसके अलावा न्यायालय के अंतर्गत अमीरदार नामक एक अधिकारी भी होता था, जिसे मुकदमा चलाने का अधिकार होता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अगर सैन्य विभाग की बात की जाए तो सेना में मैंने बताया हस्ती सेना और पैदल सेना, घुड़सवार सेना, कई प्रकार के सैनिक होते थे जो दिल्ली सल्तनत में सेना के रूप में कार्य किया करते थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में तोपों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा था। कुछ तोपें नर तोपें या नरनाल तोपों के नाम से जानी जाती थी। नरनाल तोप एक ऐसी तोप होती थी, नर अर्थात मनुष्य के ऊपर रखकर और उसकी नली रख दी जाती थी, उसमें गोला डाला जाता था। छोटे प्रकार की ये तोप होती थी जिसको नरनाल तोप के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में कई प्रकार के जो सैन्य व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से कार्य कर रही थी, जिसमें आपकी सैनिक हो जाएंगे, पैदल सैनिक हो जाएंगे, घुड़सवार सैनिक हो जाएंगे, हाँ, और धनुर्धारी सैनिक हो जाएंगे, आपके हस्ती सैनिक हो जाएंगे। इसके अलावा तोपें भी थीं कई प्रकार की। इसके अतिरिक्त वेतन की अगर बात करें तो वेतन नगद भी दिया जाता था, ज़मीन के रूप में भी दिया जाता था। कुछ सैनिक ऐसे थे जो परमानेंट होते थे, कुछ सैनिक ऐसे थे जो समय पर ज़रूरत के हिसाब से बुला लिए जाते थे। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में शासन और प्रशासन कार्य करता था। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के कुछ अधिकारी, प्रांतीय स्तर पर विभाग, जैसे प्रांतीय स्तर पर मैंने बताया प्रांत के नीचे सिख के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना, परगना के नीचे गांव, इस प्रकार से शासन चलता था। मैंने राजकीय करों के बारे में भी बताया, खम्स, खराज, जजिया, ज़कात, ये विभिन्न प्रकार के कर हुआ करते थे। कुछ सामान्य कर होते थे, सिंचाई पर लगने वाले, चराई पर लगने वाले, आय पर लगने वाले, भूमि पर लगने वाले, मकान पर लगने वाले, ये भी टैक्स मैंने आपको बताए। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का छोटा सा जो चैप्टर था, एक रह गया था, ये मैंने आपको कराया। और ये आपका यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो पोर्शन है वो आपका अब यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद सूफीज़्म या सूफीवाद या भक्ति आंदोलन की कुछ हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार बच्चों।